नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके साथ, आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसके बारे में दिल्ली वाले बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। दोस्तों, जो मेरा पिछला वीडियो था रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जिन्हें रेगुलराइज कर दिया गया है और वहां पे अब ऑथराइजेशन स्लिप और कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट होने लगे हैं। तो मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरीज आई कि मैम कुछ लाल डोरा प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताइए। जो दिल्ली में ये लाल डोरा प्रॉपर्टीज हैं, बहुत क्रूशियल जगहों पर हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें आती हैं। समझ ही नहीं आता कि ये लाल डोरा इन्हें कहते क्यों हैं, क्या दिक्कत है, इनको बहुत क्रीम प्रॉपर्टीज क्यों नहीं माना जाता। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की लाल डोरा प्रॉपर्टीज की और उसके बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, आपके मन में क्वेरीज हैं लेकिन आपके पास जवाब नहीं है कि ये लाल डोरा प्रॉपर्टीज है क्या। तो दोस्तों, पहली चीज की हम बात करेंगे लाल डोरा प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेसिकली जो 1908 से लेकर के 1952 यानी कि 1952 तक जो दिल्ली में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड हुआ, यानी कि चकबंदी भी जिसे कहा जाता है, तो उस कंसोलिडेशन के दौरान एक तरीका था जमीन को मापने का, नपाई करने का, कि एक बड़ी सी थ्रेड बॉल होती थी, बॉल ऑफ थ्रेड, जिसके ऊपर लाल रंग का पाउडर लगाया जाता था और फिर एक तरफ से एक व्यक्ति ने उसे पकड़ा, दूसरी तरफ से दूसरे व्यक्ति ने पकड़ा और लगा दिया जाता था। और फिर उसके एक तरफ एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करती थी दिल्ली के लोकल विलेजेस की और दूसरी तरफ रेजिडेंशियल लैंड यानी कि निवासीय भूमि यानी कि हैबिटेशन की लैंड हुआ करती थी। तो उस लाल डोरे से जब नपाई होती थी, चकबंदी होती थी, तो बीच में वो लाल रंग का पाउडर गिर जाता था और एक लाइन खिंच जाती थी और उसके एक तरफ एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करती थी और एक तरफ उस गांव की रिहायशी जमीन हुआ करती थी जहां पे लोग रहा करते थे। तो जब दिल्ली में रेजिडेंशियल लैंड की काफी कमी होने लग गई और आबादी काफी तादाद में बढ़ती गई, डेंसिटी जो थी लोगों की बहुत बढ़ गई थी दिल्ली की, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि जो ऐसी लैंड जो रेजिडेंशियल यूज उस वक्त नहीं हो रही थी बट उसको स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल पर्पसेस में भी नहीं यूज किया जाता था, यानी कि वो लाइव स्टॉक रखने के काम आती थी, जो खरपतवार होती है वो रखने के काम आती थी, या फिर कैटल को बांधने के काम आती थी, गायें भैंस बकरियां बांधी जाती थी जिस जमीन पे, बट वो एक्चुअली खेती की भूमि नहीं थी, वहां पे फसल नहीं उगाई जाती थी। तो उस लैंड को रेजिडेंशियल लैंड में इंक्लूड किया गया। तो हुआ क्या कि चलो ये जो नपाई हो रही है लाल वाले डोरे से, ये वाली लैंड जो है इस तरफ यानी कि रेजिडेंशियल एरिया में इंक्लूड की जाए। तो क्योंकि वो सेमी एग्रीकल्चरल लैंड थी जिसे रेजिडेंशियल में इंक्लूड किया गया, थ्रू दैट रेड थ्रेड, जो लाल रंग का पाउडर लगा के धागे से नपाई होती थी और नीचे एक लाल रंग की लाइन खिंच जाया करती थी, तो इस पर्टिकुलर लैंड को जो पहले नॉन रेजिडेंशियल थी और अब रेजिडेंशियल में उसे लाया गया, इसको लाल डोरा जमीन कहा गया। बाद में जब और ज्यादा जरूरत पड़ी तो कहा गया लाल डोरे को थोड़ा आगे सरका दो, थोड़ी सी और जमीन रेजिडेंशियल में ले लो, वो दिल्ली में कहलाया एक्सटेंडेड लाल डोरा। तो दोस्तों, ये तो है एक मजेदार कहानी और हिस्ट्री लाल डोरे की जमीन की। बट लीगली जो 1908 से लेकर के 1952 तक चकबंदी हुई और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड हुई, उसमें जब फाइनली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने ईयर मार्क किया कि ये जमीनें जो हैं दिल्ली की लाल डोरा जमीनें हैं, दैट वाज इन द ईयर 1957। 1957 में ये एमसीडी ने ईयर मार्क कर दिया कि इस तरह की जमीनें जो हैं लाल डोरा जमीनें हैं और इन स्पेसिफिक जमीनों को लाल डोरा जमीनें कहा जाएगा, जो कि अब एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रह जाएंगी। अब उनका स्पेसिफिक पर्पस जो है वो रेजिडेंशियल यूसेज होगा और रेजिडेंशियल के लिए यानी कि रिहायशी इलाकों के लिए उनको यूज किया जाएगा, वहां पर मकान बनने अलाउड होंगे। ये 1957 में एमसीडी ने ईयर मार्क कर दिया, नोटिफाई कर दिया। तो दोस्तों, दिल्ली में करीब करीब 360 रूरल या फिर
सेमी रूरल या फिर अर्बन विलेजेस हैं, गांव हैं। और इन 360 जमीनों से गांव से लगती हुई काफी जमीनें हैं जो लाल डोरा जमीनें कहलाई, और ये बहुत प्राइम लोकेलिटीज में है, दिल्ली की हार्ट ऑफ दिल्ली में एग्जिस्ट करती हैं काफी सारी इसमें से जो गांव की जमीनें हैं। दोस्तों फिर उसके बाद 1963 यानी कि 1963 में एमसीडी का एक अगला नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन के तहत इन लाल डोरा एरियाज में सैंक्शन प्लान लेना कंस्ट्रक्शन के लिए कंपल्सरी नहीं है। यानी कि ये जमीनों के लिए स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं अप्लाई होते हैं मकान बनाते वक्त, और यहाँ पे आपको सैंक्शन प्लान अप्रूवल नहीं लेना पड़ता कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये तो है लाल डोरा की बात की लाल डोरा है क्या। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी सवाल आ रहे थे कि मैम बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो लाल डोरा जमीनों में फंडिंग नहीं करते, वहां की प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज नहीं करते। यानी कि अगर हम अपनी जमीन गिरवी रख के लोन लेना चाहें बैंक से, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहें, या फिर वहां पे घर खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहें, तो बहुत सारे बैंक यहाँ पे लोन देते ही नहीं है। तो उसका क्या इलाज है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है कि काफी सारे मेजर बैंक्स, बड़े बैंक्स हो गए या काफी बड़ी एनबीएफसीज हो गई, जो इसमें लोन नहीं देती हैं, जो इन प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज नहीं करती हैं। देखिए उसके 2-3 रीजंस हैं, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं बड़े या फिर बड़ी एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिंजेंट है अपने रूल्स और पॉलिसीज को लेकर के। और बिकॉज यहाँ पे सैंक्शन प्लान मिलता ही नहीं है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है इनफैक्ट लाल डोरा पॉलिसी के हिसाब से। तो ऐसे में जब ये बैंक्स का एक मेजर पार्ट होता है कि प्रॉपर्टी प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड हो एज पर द सैंक्शन प्लान बाय प्रॉपर अथॉरिटी, कंसर्न्ड अथॉरिटी, तो जहां पे सैंक्शन प्लान है ही नहीं, वहां पे मापदंड का कोई तरीका नहीं रह जाता कि प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन उस पैमाने पे सही है कि नहीं है। तो वो एक रीजन है कि काफी बड़े बैंक्स जो हैं और एनबीएफसीज वो यहाँ पे लोन नहीं करते हैं। दूसरा जो रीजन है कि इन एरियाज में ये भी थोड़ा सा खतरा रहता है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं हो सकता है एंक्रोच लैंड पे बनी हो, क्योंकि इसका सैंक्शन प्लान है ही नहीं, तो कहीं ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, वो एक दिक्कत सामने आती है। तो उस वजह से भी यहाँ पे फंडिंग नहीं होती है। तीसरी जो चीज है, यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है, क्योंकि ये गांव की जमीन लगी हुई जमीनें होती थी और लोगों ने रैंडमली यहाँ पे घर बना ली और बनाते चले गए। मोर ओवर जब सैंक्शन प्लान की जरूरत नहीं है तो अपनी मन मर्जी से घर बनाए गए, कितना एरिया छोड़ना है, कितना देना है, कुछ खास ख्याल नहीं रखा गया। तो यहाँ पे पार्क्स हो गए, अच्छी गलियां, साफ सुथरी नालियां, इन सब की थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से बड़े बैंक जो है, बिकॉज जो बड़े बैंक्स की मेन सिक्योरिटी है वो प्रॉपर्टी होती है, जिसको लेकर के वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो लाल डोरा एरिया में फंडिंग नहीं करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाल डोरा एरिया जो है वो खरीदने लायक ही नहीं है, या आप ले ही नहीं सकते, या वहां पे प्रॉपर्टी लेना गलत होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल डोरा एरिया में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो लीगली अलाउड है वहां पे घर बनाना, मकान बनाना, रिहायशी इलाका है वो, और वहां पे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है जो आपको ये लगे कि वहां पे हम घर लेके कुछ इलीगल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हाँ, जब आप घर खरीदे वहां पे तो 2-3 बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज कि जो भी सेल डीड्स हैं, क्योंकि उसमें जो सेल डीड है वो बहुत रिसेंट में हुई है, तो उससे पहले उनका तहसील रिकॉर्ड जो है, तहसीलदार ऑफिस में जो उनका रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, जो उनकी खसरा खतौनी का रिकॉर्ड है, वो होना चाहिए, ताकि सोर्स पता लग सके कि वाकई में वो ओनर्स थे या नहीं थे उस प्रॉपर्टी के जिसने आगे सेल डीड की है। दूसरी चीज दोस्तों कि इन लाल डोरा एरियाज में लाल डोरा सर्टिफिकेट इशू किए गए, बकायदा जो ऑलरेडी ओनर्स थे, उन जमीनों के मालिक थे, उनको लाल डोरा सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन लगाने के लिए। ऑल्दो वो एक मालिकाना हक नहीं जाहिर करता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कलेक्शन लगाने के लिए लाल डोरा सर्टिफिकेट्स इशू किए गए,
लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सर्टिफिकेट उन सरकारी महकमों ने तभी इशू किए जब लालडोरा सर्टिफिकेट अप्लाई करने के वाले के पास अपने मालिकाना हक का कोई ना कोई कागज या फिर तहसील रिकॉर्ड था। तो यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है आपके टाइटल वेरिफिकेशन में। तीसरी चीज दोस्तों, आपको ये जरूर देखना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी के रिकॉर्ड में कहीं ये प्रॉपर्टी डेमोलिशन लिस्ट या एक्विजिशन वगैरह में तो नहीं है। तो वो एक बार आप जरूर वेरीफाई करें उस प्रॉपर्टी का नंबर वगैरह एंटर करके कि वो कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, कहीं डेमोलिशन लिस्ट में उसका नाम ना आ रहा हो। और आखिरी चीज दोस्तों जो आपको वेरीफाई करनी है वो एक्चुअली जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, सेल डीड करने जाते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो ज्यादातर तभी पता चल पाती है कि वो प्रॉपर्टी कहीं पहले से ही किसी पुराने गांव की जमीन की वजह से एक्विजिशन में तो नहीं थी, सरकार ने पहले ही किसी पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह के लिए एक्वायर तो नहीं की हुई थी। तो ये चीज भी कोशिश करें कि आप वेरीफाई करवा लें सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जहां पे जमीनों की रजिस्ट्रियां होती हैं, ताकि जब आप प्रॉपर्टी में अपना काफी पैसा दे चुके हो तो आपको इस तरह की दिक्कतें ना आए कि बाद में पता चले कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक्विजिशन में है या फिर एमसीडी की डेमोलिशन लिस्ट में है। तो अगर दोस्तों आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो लालडोरा में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में हैं। 360 गांव ऐसे हैं दिल्ली के जो कि लालडोरा जमीनें हैं जहां पे, और वहां पे आप ले सकते हैं, जो कि अर्बन काइंड ही हो चुकी हैं अब तो। दिल्ली में रूरल कहना तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। वहां पे काफी जगह ऐसी है जहाँ पे फैशन हब्स बने हुए हैं आज की डेट में। तो अच्छी क्रीम प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें देखा जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि उस पर फंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी HFCs यानी कि होम लोन फाइनेंस कंपनीज, जो होम फाइनेंस कंपनीज हैं, वो इस पे फंडिंग कर रही हैं। तो आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त काफी सारी HFCs से या NBFCs से लोन भी मिल सकता है इन प्रॉपर्टीज पे। कुछ नहीं भी कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी हैं जो इन प्रॉपर्टीज पे लोन भी देती हैं, और आप उसे मॉर्गेज करके आप लोन ले सकते हैं और अपनी मन मर्जी की प्रॉपर्टी हार्ट ऑफ दिल्ली में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी बातें लालडोरा प्रॉपर्टीज ऑफ दिल्ली के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।